Hello everyone. Today we'll be learning fundamentals of IT, and here we will be learning the generation of languages, like what are the various languages we use, what are the various languages are available in computers, that we will see. Okay. Just a query. How many computer languages are there that you know? One, yes. Two, four, 10. For your kind information, there are more than 2,500 plus languages available in computers. कितनी सीखोगे? So, my suggestion to you, you should master at least one language in your computer science career in such a way that you are gaining all from it. Okay. So now, to start up with, why do we need a language? We need a language. मेरे पास एक भाषा है, मैं उस भाषा से आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ. अगर भाषा नहीं होती, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो एक्सप्रेशंस की लैंग्वेज हो, जेस्चर्स की लैंग्वेज हो, या वर्ड्स की लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, म्यूजिक हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते. तो कंप्यूटर के साथ भी अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो यू नीड अ लैंग्वेज. ओके. और पुराने जमाने के कंप्यूटर्स जो थे, जब शुरुआत में कंप्यूटर्स एग्जिस्टेंस में आए, तब उसकी साइज थी 50 फीट बाय 50 फीट के बड़े कमरे जितनी. और आज हमारे कंप्यूटर्स कितने हैं? जस्ट एक पाम साइज. सो अब अगर हमारा ये कंप्यूटर पाम साइज है तो नेचुरली उसकी भाषा जो है वो भी चेंज हुई होगी. बड़े कंप्यूटर्स थे, उसमें जो यूज होने वाला हार्डवेयर था अलग था, तो उसके लिए लैंग्वेज अलग थी. और तब इनिशियली कंप्यूटर्स नाम की चीज एग्जिस्टेंस में आई थी, तो लोगों को उसमें हैंडल करना, उसको देखना, उसको वर्केबल बनाना, वो एक अलग चैलेंज था. तो जो जैसे जिस स्टेज में अवेलेबल था उसको पहले एक्सेप्ट किया, फिर उसको अपग्रेड किया, so that new languages evolved. So today we'll be learning evolution of languages. What are the various languages that are available in computer system? A language is a way of communication. A programming language consists of, हर भाषा में उसके अपने एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, एक सेट ऑफ सिंबल्स है, एक सेट ऑफ ग्रामर है. जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारे लिए वर्णमाला अलग है. हम अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारे लिए कैरेक्टर सेट, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस, माइनस, कॉमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे बहुत सारे हैं. So in each language there is a speciality of characters, a set of characters. Okay. और एक रूल सेट होता है जिसको हम उसका ग्रामर कहते हैं. So जब लैंग्वेजेस एग्जिस्टेंस में आई कंप्यूटर्स में, तो पहली जनरेशन क्रिएट हुई, और वो पहली जनरेशन थी इन लेट 40s, 1940s में जब कंप्यूटर्स आए. तो उसको अगर वर्केबल बनाना था, उसको प्रोग्राम करना था, तो एक भाषा ने अपने आप में एग्जिस्टेंस किया. पहले ये जो कंप्यूटर था ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, राइट. सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में करंट फ्लो होता है, एंड इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ आइदर +5 वोल्ट और 0 वोल्ट. सो ये जो फ्लो हो रहा है करंट, उसको +5 वोल्ट और 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 रिप्रेजेंटेशन में आए. तो ये जो 1 एंड 0 थे ये मशीन को समझ में आते थे, तो इसलिए 1940s में आई मशीन लैंग्वेज. फिर जैसे जैसे लोगों ने उसके ऊपर मास्टरी किया,
इनिशियली कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं था तो उन्होंने 10 को एक्सेप्ट किया, बट 10 की जो लैंग्वेज थी वो बहुत डिफिकल्ट थी। इमेजिन करो मुझे बोलना है फंडामेंटल्स ऑफ आईटी, तो मैं कितने कैजुअल वे में, कितने इजी वे में बोल पा रही हूँ। बट इमेजिन करो अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ 10 की लैंग्वेज में, तो सपोज एफ इज रिप्रेजेंटिंग बाय 8 बिट्स, 100010, फिर यू, फिर एन, ऐसा हर एक डिजिट के लिए मैं बोलते जा रही हूँ। तो हाउ मेनी सेट ऑफ 1 and 0s आई हैव टू रिमेम्बर? So it is a difficult thing, right? Next, फिर उसको अपग्रेड करने के लिए आए कि भाई 10 तो मशीन को समझता है, बट उससे थोड़ा सा हम लोगों को अपग्रेडेशन मिले, तो हम लोगों ने सीखा असेंबली लैंग्वेज। इस असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों के पास में हमने देखा, हमने वर्कआउट किया, दैट इज जैसे इंस्ट्रक्शंस हम लोग देने लग गए। और ये इंस्ट्रक्शंस जो थी वो इन द टर्म्स ऑफ मतलब असेंबली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी जो माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आती थी। और जैसे अभी मुझे 4+5 करना है, तो आई वॉज राइटिंग लाइक 4 मुझे मेमोरी में ट्रांसफर करना है तो एक इंस्ट्रक्शन, 5 मेमोरी से रजिस्टर्स में ट्रांसफर करना है तो एक इंस्ट्रक्शन, और इन दोनों को ऐड करना है तो एक इंस्ट्रक्शन, और रिजल्ट कहीं और ले जाके स्टोर करना है तो एक इंस्ट्रक्शन। और हर इंस्ट्रक्शन का अपना एक कोड होता था। तो जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ना मूव, ऐड, तो उसके भी इक्विवेलेंट कोड्स लिखे हुए होते थे। तो ये सारा कोडिंग याद रखना कंपैरेटिवली 1s and 0s के आसान था, एंड दैट वाज वर्किंग इन असेंबली लैंग्वेज। देन नेक्स्ट केम सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या था कि ह्यूमन नेचर है, हमने कोड्स पे 10 से कोड्स पे आए, बट कोड्स पे एक बार मास्टरी तो कर ली, बट ऐसा लगता है ना जब हम मास्टरी कर लेते हैं तो वी नीड समथिंग दैट मेक्स आवर जॉब इजी। तो फिर इन कोड्स को कवर अप करने के लिए, मतलब जो ह्यूमन की लैंग्वेज है वो समझ में आए मशीन को, ऐसा कुछ किया गया। और फिर इन पिक्चर आई हाई लेवल लैंग्वेज। एंड देन नेक्स्ट केम ये हाई लेवल लैंग्वेज भी, जैसे अभी आप लोग कोई फॉर्म्स भरते हो, कोई डेटा फिल करते हो, तो डेटा फिल एक ही बार करते हो, बट उसके रिलेटेड जैसे रिपोर्ट्स अलग अलग जनरेट होती है, रोल लिस्ट जनरेट होती है, एग्जाम लिस्ट जनरेट होती है, या आपके सब्जेक्ट वाइज लिस्ट जनरेट होती है। तो ये सारा जो डिटेलिंग होता है, एक बार इंफॉर्मेशन और मेनी टाइम्स आपने अलग अलग वे से उसको रिपोर्ट्स हाईलाइट करवाई, तो ये भी पॉसिबल है, इट इज थ्रू क्वेरी लैंग्वेजेस। तो वो 4th जनरेशन में आई। सो फ्रॉम 1940s till date we have a variety of language being evolved from machine to today's Python, Java, and so many languages. So first we have seen machine language. Computer understands 1 and 0s that I have discussed earlier. और जितना भी हम लोग कोडिंग लिखते हैं वो मोस्ट बेसिक चीज क्या है कि इट शुड बी रिटन इन बाइनरी फॉर्म, दैट इज बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन 1s and 0s की लैंग्वेज में। और ये 1s and 0s की लैंग्वेज जो है दैट इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज, या उसका अल्टरनेटिव नेम है लो लेवल लैंग्वेज। सो इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, एंड इसलिए आपके पास में हर ऑपरेशन के लिए एक कुछ ना कुछ एक्सटेंशन इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली देना पड़ता है। जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। फायदा क्या है कि आप बहुत स्पेसिफिक काम कर सकते हो, बट नुकसान क्या है, 10001010101010 कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इट इज रियली वर्चुअली अनरीडेबल फॉर ए यूजर। ठीक है। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज कमांड्स आर फ्यू एंड प्रिमिटिव, मेकिंग प्रोग्राम्स वेरी हार्ड टू राइट। हम लिखते समय बहुत डिफिकल्ट होता है हम लोगों को to write on that particular programs. Then it is really maintain करना उसको, it is really tough job, very hard to write and debug. Machine language programs are
really very hard to write on something. Then next is, there are no mathematical functions in machine language. We have to write your own code, own routines every time. आपके पास में कोई प्लस का लॉजिक नहीं है. आपको 4 के लिए भी क्या करना है वो सोचो, प्लस के लिए भी क्या करना है सोचो, 5 के लिए भी क्या करना है सोचो, और उसके लिए हमेशा सारा सेट ऑफ कोड लिखते जाओ. सो इनिशियली जब प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं था, तो ये बहुत एक ब्लेस्ड चीज लोगों को लगती थी कि यस, you can at least provide something to a machine and it gives you something in the form of automated one. Memory locations had to be taken care of. आप डायरेक्ट बहुत स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को मैनिपुलेट कर सकते थे, बट आपको हर चीज फिर याद रखनी है कि कौन से मेमोरी लोकेशन से आपने क्या लिया, कहाँ पे क्या देना है, कहाँ पे से कौन सा कंटेंट उठाना है, कहाँ पे ले जाके स्टोर करना है. सो एवरीथिंग हैड टू बी टेकन केयर ऑफ इन मशीन लैंग्वेज. The next evolved is assembly language. So in this language, in which programmer uses some form of symbol, name or likewise to the specific storage pattern. So इनको क्या हुआ था कि इसमें जो ऑपकोड्स इंस्ट्रक्शंस थी वो इंस्ट्रक्शंस एक्सप्रेस्ड हो सकी इन द निमोनिक फॉर्म, लाइक ऐड, मूव, दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. और मार्केट में असेंबली लैंग्वेज को लिखने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं. तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये दो कंपनीज वर्कआउट करती है. एक है माइक्रोसॉफ्ट, एक है टर्बो. तो टर्बो वाले का जो असेंबली लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है उसको टर्बो असेंबलर या टैजम कहते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है वो मैजम कहते हैं. Students, it's really amazing to work on assembly language programming. I used to love like anything. So इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको इन टर्म्स ऑफ एड्रेस और सिंबल्स डिकोड करके उसको 1010 के पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो मैजम टैजम का काम है वो आपके जो भी इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं उसको कन्वर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोस. सो it is because the only language understood by the machine is machine code. So कोई भी भाषा में आप कोडिंग लिखो उसको आखिरी में वंस एंड जीरोस में ही कन्वर्ट होना है. Sorry. So what are the advantages now? Operation codes used in machine language are replaced by mnemonics, which are easier to remember. It is not required to keep the track of memory location. The human effort required to write a program in much less as compared to that is needed in writing machine language program. मशीन लैंग्वेज में वंस एंड जीरोस की बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी एज कंपेयर टू इन असेंबली लैंग्वेज यू जस्ट हैव टू राइट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. और इसके वजह से इट वाज वेरी इजी कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज के, कि इट वाज वेरी इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एनी इंस्ट्रक्शन इन बिटवीन और मैनेज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. बट इसके साथ एक और चीज थी कि आप कुछ सारे एरर्स नहीं बट कुछ एरर्स जो थे वो आप इजीली ट्रैक कर सकते थे जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो इन मशीन इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. बट डिसएडवांटेजेस क्या थे? डिसएडवांटेजेस ये थे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन स्मॉल साइज कंप्यूटर्स. छोटे कंप्यूटर्स पे काम नहीं करता था. यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू थिंक फॉर इट. assembly language machines are assembly language are machine dependent. फिर लैंग्वेज चेंज हुई मतलब मशीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, लोगों के लिए उसका मीनिंग चेंज हो जाता था. जैसे मेरे लैपटॉप पे अभी जो कोड मैंने लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, हो सकता है किसी और के इस पे वो नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है. कॉन्फ़िगरेशन मतलब माइक्रो प्रोसेसर का चिपसेट का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो वो चीज नहीं चलेगी वहां पे. मेरे इस पे चल रही है. So that is the limitation of assembly language. So coding and debugging assembly language is really time consuming. अगर जैसे अभी मुझे लिखना है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आईटी, सो इन सी अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो मुझे सिर्फ एक प्रिंटफ देना है, मेरा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा.
बट यहाँ पे मुझे कम से कम 4 से 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा टू डिस्प्ले अ सिंगल मैसेज। जो वहां पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे 4-5 लाइन का कोड है। सो इट इज वेरी हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग। और जैसे अभी लिखने के लिए लाइंस ऑफ कोड ज्यादा लगता है, तो नेचुरली उसको डिबग करने के लिए भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो इट्स रियली अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस in assembly language program. Then next came high level language. High level language in which symbols and words are similar to those of arithmetic. जैसे मैं बोल रही हूँ for है, while है, ऐसे जो मेरे कॉमन वर्ड्स हैं, वो कॉमन वर्ड्स मुझे प्रोग्रामिंग में भी यूज करते आने लगे। जैसे कॉमन मेरे मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जैसे प्लस है, माइनस है, प्लस इंडिकेट्स एडिशन, माइनस इंडिकेट्स सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन। जो हम मैथ्स में क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे एस्ट्रिक मिलता है। एस्ट्रिक मतलब शिफ्ट और 8 अगर मैं प्रेस करती हूँ तो मुझे वो चीज वर्कआउट हुई भी मिलती है। तो ये सब हमको करते आना चाहिए। देन टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, असेंबली लैंग्वेज के कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उसके जगह what came into existence is a proper procedure oriented or a high level language. अब हाई लेवल लैंग्वेज ने यूजर को फ्रीडम दिया कि भाई आप आपके हिसाब से प्रोग्राम लिखो, स्पेसिफिकेशंस डिजाइन करो, यू कैन मेक अ सेटिंग फॉर इट एंड यू कैन गो फॉर इट। A programmer can formulate problems more efficiently in a high level language. User need not have a precise knowledge of the architecture of computer. He has to be very flexible with it. Okay, because higher level language is machine independent, the instructions written in a high level language are called statements. और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ने यहाँ पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, कोबल है, अलगल है, PL1 है, प्रोलॉग है, लिस्प, एडा एंड स्नोबॉल एंड मेनी मोर मेनी मोर। सो अब ये जो लैंग्वेजेस आप देख रहे हो, जब मेरे ग्रेजुएशन में मैंने वर्कआउट किया था, तो इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबल, प्रोलॉग, लिस्प। इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। आप हर तरह का प्रोग्राम इसमें डिजाइन कर सकते थे। हम लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर से लेके एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर जिसमें एक अकाउंट्स का स्टेटमेंट कैसे क्रिएट होता है, वो सारा हम लोगों ने इसमें डिजाइन किया था। सो इट वाज रियली अमेजिंग वन। व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर दे आर मशीन इंडिपेंडेंट, इसलिए पोर्टेबल है, कहीं पे भी कोई भी सिस्टम पे बनाओ, कहीं पे भी रन करो, चलेगा। They are easier to learn than assembly language as English and math symbols are used. They are easier to maintain and really doesn't require any, अभी मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, जानती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, I can handle the things very efficiently. बट अगर नहीं जानती हूँ तो yet I can make my code run from the computer and get my task done. मुझे नहीं पता है कि रैम मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे डेटा प्रोसेसर किसी रजिस्टर से उठा के रैम मेमोरी में डालता है, कैसे वो एडिशंस के लिए जाता है, कैसे, ये अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, तो येट आई कैन टेक केयर ऑफ माय टास्क टू बी परफॉर्म्ड। I can do the things very easily. Okay, so that's why I did not, while writing the program in these languages, we did not require the knowledge of internal structure of computer, and really they provide very better documentation. They require less time to write, and if modification is required, we can do the modification in the languages very easily and very straightforward. But what are the disadvantages? एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है? It takes more time to execute and hence it is efficient. मतलब more time कैसे? अभी आप मशीन लैंग्वेज में जब काम करते हो तो आप डायरेक्ट 1-0 पे काम करोगे, तो कंप्यूटर तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा।
फिर नेक्स्ट जब आप असेंबली लैंग्वेज में काम करोगे तब आपके पास में कुछ कोड्स रहेंगे, वो कोड्स कन्वर्ट होंगे मशीन लैंग्वेज में, तो हल्का सा थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम करोगे तो अभी आपके पास में है कोड जो यूजर को समझ में आता है, ये कन्वर्ट या ट्रांसलेट होता है इन सम डिफरेंट कोड्स जो असेंबली लैंग्वेज में समझ में आते, फिर वो असेंबली लैंग्वेज वाले कोड्स कन्वर्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ मशीन कोड। तो अब नेचुरली उसको एक स्टेज से दूसरी, दूसरे से तीसरी आने तक के थोड़ा वक्त लगता है, सो हेंस इट नीड्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट, and that's why as compared to machine language it is less efficient and more time consuming, and it is really a flexible one. जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे। वन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, दैट इज फोर्ट्रान, और जितने भी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो सारे इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बनाए जा सकते हैं। इट इज रियली वेरी कॉम्पैक्ट वन, बहुत ही जबरदस्त लैंग्वेज है। देन जितने भी ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में लगते हैं टू हैंडल द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज, उनका डेटा, उनका इन्वेंट्री, बहुत सारा चीज होता है उसमें, तो वो सब मैनेज करने के लिए जो चीजें लगती है दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय कोबोल। देन इन कोबोल एक और चीज बहुत अच्छी है जो वर्केबल है, एंड दैट इज लाइक आप कितना भी बड़ा अकाउंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, कमर्शियल और लार्ज बिजनेस के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेशलिटी होता है, तो वो लैंग्वेज के रिलेटेड जब आप काम करोगे you will experience a different thing. Then next is पास्कल। ब्लेज पास्कल एक मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और इन्वेंटर थे जिन्होंने इज फ्रेंच, जिन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज वर्कआउट की, और ये लैंग्वेज उनके नाम के ऊपर से पहचानी गई, या everyone was known with, or that language was named after him. Okay, so ये लैंग्वेज जब डेवलप हुई तो इसमें बिजनेस एप्लीकेशंस भी बनाए गए और साइंटिफिक, एज आई हैव शेयर्ड यू विथ यू ऑल अर्लियर, हम लोगों ने भी इसमें एक ऐसा साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया था। ओके, then next was basic. Basic is really a very interesting and very simple language. Basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. Let me give you one suggestion over here. For every acronym I'm having some elaboration or some set of like expanded forms, या कहीं पे डेट इंपॉर्टेंट है, कहीं पे डेवलपर इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी। कुछ चीजें आपके इंटरव्यूज में बहुत कॉमन वे में पूछी जाती हैं कि हु इज द डेवलपर, या वो कब डेवलप हुई, या उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ, या उसमें कौन से टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप हो सकते हैं, सो दैट शुड बी नोन टू यू। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं या जब भी हम कोई कंसेप्ट सीखते हैं, सो वी शुड ऑलवेज सी दैट हमको उसके रिलेटेड इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो सारा कंटेंट हम लोगों में इतना लैंड हो जाना चाहिए कि यस वी आर हैविंग दैट नॉलेज, और ये नॉलेज हमको ना ही मजा दे रहा है, बट you are having a very clear understanding about it, और in future जब भी आप ये knowledge use करके कोई सिस्टम डेवलप करते हो, कोई इंटरव्यू फेस करते हो, तो इट शुड गिव यू दैट प्लेजर एंड दैट कॉन्फिडेंस। अल्गोल, अल्गोल इज अ अल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो जितने भी कंप्यूटर्स का यूज करके किसी इंडस्ट्री में, यूनिवर्सिटी में या कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पे भी
कहीं ऑटोमेशन करवाना था तो दे यूज टू यूज दिस अल्गोरिथमिक लैंग्वेज और अल्गोल. देन नेक्स्ट वाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 or PL1. Again, it was suited for both business as well as scientific applications. It was really very sophisticated one and flexible. Next came C. Everyone is well aware of C is a very good language. And students, let me share one more thing कि C लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो और C लैंग्वेज में बहुत अच्छा आप वर्कआउट करते हो तो आप आपके साइड से एक कंपाइलर भी C का बना सकते हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, एक एप्लीकेशन बना सकते हो. आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगी. मैटलैब नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी कॉस्टिंग मोर देन 3 to 4 lakhs पर सब्सक्रिप्शन है, एक जनरल वे में. आई एम नॉट वेरी प्रिसाइज विथ इट. सो वो सॉफ्टवेयर भी सी प्रोग्रामिंग में बना हुआ है. सो यू शुड मास्टर सी इन सच अ वे यू कैन डेवलप एनीथिंग फ्रॉम इट. देन आरपीजी है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन. देन लोगो है. अभी स्कूल्स लेवल पे भी काफी जगह पे ये लैंग्वेज इंक्लूड हुई है जिसमें आप लोगो एज अ ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो. लोगो इज लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इन दैट अलग अलग ड्रॉ मेथड्स हैं, कलर एनिमेशन करके एक इमेज को, एक टेक्स्ट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन कंपोज म्यूजिक इन इट. नेक्स्ट इज लिस्प एंड प्रोलॉग. प्रोलॉग लैंग्वेज का यूज करके या लिस्प का यूज करके आप कंप्यूटर गेम्स भी खेल सकते हो या क्रिएट कर सकते हो. सॉरी. और आप एक एक्सपर्ट सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हो. इन आवर ग्रेजुएशन वी हैव डन वन प्रोजेक्ट जिसमें एक होम्योपैथी कॉलेज के एक फैकल्टी के लिए हम लोगों ने एक सेट ऑफ रूल बेस लिखा था. और if following that particular rule base he was coming to one conclusion or decision, so it was helping, that system was helping him for diagnosis. So इस तरीके के भी applications आप प्रोलॉग में बना सकते हो. It is really a amazing one. Then next is fourth generation languages. तो as discussed earlier, आपके जितने भी नॉन प्रोसीजरल है, मतलब जितने भी आपके इसमें प्रोसेसेस में एक फ्लो नहीं फॉलो किया गया है, नॉन प्रोसीजरल है, बट प्रोग्रामर्स को पता है कि क्या काम करना है, तो उसके लिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आई हुई है. जैसे ओरेकल में आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, रिपोर्ट्स डिजाइन कर सकते हो और एंड यूजर के हिसाब से उसमें काम कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा आपका एडमिशन के समय अपलोड करते हो और फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन, उसका रिपोर्ट जनरेशन, उसका एडमिशन लिस्ट क्रिएशन, सब उस पर्टिकुलर एक डेटा के बेसिस पे होता है. उसका एग्जाम फॉर्म क्रिएशन, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, देन योर मेनी अदर थिंग्स, जहां जहां आपका वो डेटा लगता है वहां से वो एक्सट्रैक्ट करके न्यू रिपोर्ट्स क्रिएट की जा सकती है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया जा सकता है. These all are possible in fourth generation languages. Now we'll see what are the characteristics of good language. Simplicity. हम कोई लैंग्वेज को गुड लैंग्वेज है ये कब बोल सकेंगे? when that language is having some features. What they are? Simplicity, naturalness, efficiency, structuredness, compactness, locality, extensibility, suitability to environment. अब सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी यानी इतना वो सिंपल होना चाहिए कि बिल्कुल आसानी से आप कंप्लीट काम कर सको. एंड इट शुड बी वेरी क्लियर, इजिली समझ में आए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो. और हर कोई सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करता हो. जैसे मैं अगर सी पढ़ रही हूँ तो मेरे भी सेट में वही होना चाहिए जो आपके सेट में है, वही अल्फाबेट्स होने चाहिए जो आप यूज करें. तो इस तरीके से वो एक यूनिफाइड वे में होना चाहिए एंड इजी टू ग्रास्प. बट एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिंप्लिसिटी के नाम पे वो लैंग्वेज एकदम कचरा नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ पावरफुल वन बट अ सिंपल वन. ओके, जैसे एग्जांपल है बेसिक. देन नेक्स्ट है नेचुरलनेस.
नेचुरलनेस मतलब जैसे हम रूटीन में कुछ काम कर रहे हैं उस तरीके से, उस पैटर्न से वो एक्चुअल प्रोग्रामिंग लिखते समय भी वैसा ही वर्क हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ट्रान और कोबोल ये साइंटिफिक और बिजनेस इन लोगों के एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत अच्छी है, बट अगर मुझे इसमें ग्राफिक्स डिजाइन करना है तो ये ग्राफिक्स के लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं है जितनी की लोगो लैंग्वेज है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। तो हर भाषा का अपना एक नेचुरलनेस होता है कि उसमें आप कौन से कंटेक्स्ट को फॉलो करके, कौन से स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके किस टाइप के एप्लीकेशंस उसमें डेवलप कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी शुड बी सच दैट द प्रोग्राम्स आर एफिशिएंटली ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, और उसी एफिशिएंसी से वो मेमोरी में भी एग्जीक्यूट रहेंगे और कम से कम जगह लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्डनेस। स्ट्रक्चर्डनेस मतलब कि पैटर्न होना चाहिए। जैसे अगर मुझे डिस्प्ले करना है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईटी, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आईटी अगर मुझे ये डिस्प्ले करना है तो मुझे वही स्ट्रक्चर है कि हैश इंक्लूड, फिर वॉइड मेन, फिर प्रिंटफ, फिर क्लोज द प्रोग्राम। और अगर मुझे डिस्प्ले करना है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी तो भी सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए क्या चीज है, बाकी एक स्ट्रक्चर तो सेम है, एक वे ऑफ राइटिंग तो सेम है। सो दैट वे ऑफ राइटिंग शुड बी in a proper way, a proper pattern, a proper template has to be set for it. So उस लैंग्वेज में वो पर्टिकुलर टेम्पलेट होना जरूरी है, and it should be earlier tested one and maintained one. So इससे बहुत अपने को फ्लीजिबिलिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है हमारे पास में कि we can handle the program in very efficient way. Next, it should be very compact. लैंग्वेज में हमेशा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, कंसाइजनेस होना जरूरी है। अगर कॉम्पैक्ट होंगी नहीं लैंग्वेज तो क्या हो जाएगा, एक चीज के लिए बहुत सारा बोलो। जैसे कोबोल में एक रिकॉर्ड लिखना है तो आपको बहुत सारा लाइन लिखना पड़ता है, असेंबली लैंग्वेज में एक डिस्प्ले करना है तो बहुत सारा डिस्प्ले करना पड़ता है, तो वैसा नहीं। बट आप देखो कोबोल की जगह आप पास्कल या फोर्ट्रॉन में काम कर रहे हैं तो आपके जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो बहुत कंसाइज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज लोकेलिटी, कि जो कंसंट्रेशन लेवल है वो प्रोग्रामर का सिर्फ कहाँ पे होना चाहिए, प्रोग्राम में। बाकी उसका ध्यान कहीं पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि किस सिस्टम में वो कैसे काम करेगा, कैसे वो वर्क होगा, नो नथिंग। बस हमारा ध्यान कहाँ है, प्रोग्राम के अंदर। देन एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब जैसे वो थोड़ा सा सादे से लेके कितना भी उसका बड़ा कर सकते हो, और जब भी बड़ा हो रहा है तो वो उसकी ना सिंपलनेस हो रहा है ना नेचुरलनेस हो रहा है, एंड जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो भी बहुत सिंपल वे में है, एलिगेंट वे में है। नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट अ लैंग्वेज शुड हैव, दैट इज सुटेबिलिटी टू एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं उस एनवायरमेंट के रिलेटेड जो कुछ भी उनका रेगुलर वर्किंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी अकाउंटिंग कंपनी में जॉब कर रही हूँ तो अकाउंटिंग कंपनी में मेरे जो बुक्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, मैं कहाँ पे क्रेडिट करती हूँ, कैसे डेबिट करती हूँ, रोज का अकाउंट मेरा कैसे मैनेज होता है, कौन सी एंट्री मैं कहाँ पे किस तरीके से करती हूँ। अगर इसका जो फिजिकल फॉर्म है एज इक्वेलेंट उसका लॉजिकल फॉर्म कंप्यूटर पे इन प्रोग्रामिंग कन्वर्ट किया तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू हैंडल द थिंग्स। अदरवाइज क्या हो जाता है, अगर ये लुक से वो लुक टोटली डिफरेंट है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई मीन ऑलवेज कंफ्यूजन कि यार ये कैसे हो रहा है करके। अदरवाइज इट इज वेरी कंफर्टेबल कि मुझे ये दोनों लुक अगर सेम मिल रहे हैं तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ, अच्छे से हैंडल कर पाऊँ, और मुझे बहुत नया ना होने की वजह से मैं उसके लिए